और अल्टरनेट चालू कर रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब है 3 दिन सर पढ़ाएंगे लगातार, फिर 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा। तो वैसे तो मंडे से चालू होना था, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन सर 3 दिन में, समझ गए बात। फिजिक्स वही चलेगी, उसी जगह होगी, 3 दिन लगातार 3 दिन लगातार सेमीकंडक्टर। इसका मतलब कल सर के है तो मंगलवार बुधवार सर पढ़ाएंगे, फिर गुरु शुक्र शनि में आ जाऊंगा वापस। 3 दिन सुबह पढ़ाऊंगा, 3 दिन शाम, ऐसे। समझ गए बात है? हाँ, तेज बोलिए। वो हमें नहीं पता, चलिए लिखें, बढ़े आगे। पहले पेपर निकाल लें। सॉल्यूशन नहीं मिले क्या? अभी मिल जाएंगे। एक करेक्शन कर लीजिए, एक आंसर आएगा 100/पाई, 100/पाई। हंड्रेड बाय पाई। एक सवाल 12th बोर्ड का दिया था, 12th बोर्ड का बोले या पिछले साल की पढ़ाई का बोले, एक बार इनको, हाँ भाई आवाज आ रही है क्या? एक बार चैट में बता दीजिए, वीडियो दिख रहा है, पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मेरे से लॉगिन हुआ है, पुराना चल रहा है, एक बार बता दो भाई। नया लॉगिन हुआ है ना, मेरे वाली आईडी से चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो ले अब शांत हो जाओ। अब समझो, एक पुराना कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने सुना हो वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, याद आया? ये तो जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब 5 बार क्वेश्चन है इसके, तब तो याद आ ही जाएगा। अभी याद कराना था कि पुराना कितना याद है। बैटरी जो वर्क करती है वो होता है CV², पर उसका 50% ही क्या होता है, स्टोर होता है। 50% कहां चले जाता है, हीट लॉस। तो क्या सर सेम इसकी मैं नकल मान लूं क्या? बिल्कुल, वर्क डन बाय बैटरी Li², बट एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हाफ L। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब आपका वो एक आंसर मिल गया, जो आपका आंसर डबल आ रहा था, आधा आ रहा था। बिल्कुल, नहीं पहले बताता तो फिर तो इसकी वो जो कशिश थी वो खत्म हो जाती। पहले तो बताना ही नहीं था ना भाई, क्योंकि आता तो हमें था, याद आ जाए सही समय पे, वो इंपॉर्टेंट। अब एक बार गलत कर लिया ना, अब आप ध्यान से पढ़ोगे, उसमें देखो कितना बढ़िया लिखा है, वर्क डन बाय फोर्स। तो जो गलत हो जाता है ना सवाल, उस पर हमेशा याद रहता है। पढ़ा देता फिर आप इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए -1 कराना था। तो ध्यान रखिए, वर्क डन बाय सोर्स अलग होता है, और वर्क डन बाय और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अलग होता है। और 50% कहां चला गया, हीट लॉस में। वहां सीखेंगे, वैसे आपने पढ़ भी रखा होगा, स्टैंडर्ड है, जहां भी हमने कैपेसिटर की पढ़ाई करी है हर नोट्स में होता है, कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। सही, चलिए अब आइए, सबसे पहले आइए सवाल नंबर 16 में। 12 में करेक्शन है, आंसर होगा 100/पाई, ऑप्शन नंबर 2। ये अभी मैं सिस्टम में अपडेट कर दूंगा, तो आंसर की उस हिसाब से चेक होगी, आप चिंता नहीं करें। 100/पाई, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं, सबसे आइए सवाल नंबर 16 में। अपने नोट्स में लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है, जिन जिन सवाल में आप फंसे उनको नोट्स में लिख लीजिए। अब जैसे ही कनेक्टर आया, रॉड मूव कर रही है, क्या लगाएंगे, बैटरी, E बराबर PLV। ये देखिए,
सर ये वाला 1 ओम तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज में, ध्यान से पढ़िए, ये लिखा हुआ है कि उस कनेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम। ध्यान से देखिए, अब इसके बाद ये 10वीं क्लास का सवाल बन गया। और आपको हर बार कहा था, एक नारा भी सिखाया था, रॉड हटाओ और रॉड की जगह क्या लगा दो, बैटरी। अब ये 10वीं क्लास बन गई। कैसे, देखते जाओ। ये सॉल्व करके किसी ने निकालो तो 0.01 वोल्ट आ रहा है, तो ये 0.01 वोल्ट की बैटरी। ये 2 ओम और 3 ओम किस में लग रहे हैं आपको, पैरेलल, बहुत बढ़िया। तो 0.01, ये 1 ओम और ये 6/5। अब ये दोनों किस में होंगे, सीरीज। V बराबर आई यार, पॉइंट हटेगा 10, पॉइंट हटेगा 100, 22 नीचे जाएगा। गलत हुआ कोई टेंशन नहीं, गलती सीखने हटाने के लिए ही पेपर होता है भाई। ये एम है पेपर का, जब भी पेपर डिजाइन किया गया होगा, पेपर का कॉन्सेप्ट वो यही है कि इम्प्रूवमेंट, हम अपनी गलतियों से सीखें, वो मैटर करता है। हाँ, अगर आपने कल के पेपर के देखने के बाद एनालाइसिस नहीं किया तो फिर आपकी गलती है। जबकि होना क्या चाहिए, आपके पास अगले 24 घंटे तक इन 45 के 45 क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। एएसपी सर ने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, मैं अपने हिस्से के सारे आपको बता दूंगा। अब घर जाके आप एनालिसिस करो, 1 घंटा और दो कि यार मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए। ये मैटर नहीं करता 50 नंबर आए या 150 आए, मैटर ये करता है 50 नंबर वाले के लिए कि मुझे अगली बार इससे ज्यादा लाने हैं, और 150 वाले के लिए मैटर करता है सर मुझे और इंप्रूव करना है। तो वो कब कर पाएंगे, जब मुझे अपनी गलतियां पता चलेंगी, मेरे पास हाईलाइटेड हो, 30 सवाल में क्या गलती हुई है, 7वां मैंने क्यों छोड़ा, 10वां छोड़ा किस टॉपिक का छोड़ा, 12वें में फॉर्मूला गलत लगा दिया पर फॉर्मूला दूसरा लगाना था। इतना अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं, यकीन मानिए इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप घर जाके 1 घंटा और देखो, इन 45 में मेरे कौन सा एरिया गलत हुआ, क्या मैं लेंज लॉ के सवाल गलत कर रहा हूं, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत लगा पा रहा हूं, या वर्क एनर्जी को सोच ही नहीं पा रहा। वो जब तक एनालिसिस नहीं होगा, मेहनत किस दिशा में करोगे। थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ अब। चलो 17, 16 मुझे बताना था, 15 भी देखो, 15 सीखो, थोड़ा सा डर हटाओ। आओ मैं आपको बताता हूं, देखो सुनना, बोर्ड पे देखो, ये वोल्ट मीटर क्या नापेगा, इसे बोलते हैं, ये वोल्ट मीटर नापेगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये वाला क्या नापेगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब मजे आएंगे, आपने वोल्ट मीटर ऐसा लगा दिया, ये क्या नापेगा, ये VL नहीं, VC नहीं, VL माइनस VC नापेगा, क्योंकि इसकी एक टांग इंडक्टर पर है और दूसरी टांग कैपेसिटर पर है। तो सर ऐड क्यों नहीं नाप रहा, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। नई बात सीखिए, अभी तक आपने सारे ऐसे देखे थे, हमने उसकी टांग को थोड़ा सा दूर कर दिया वोल्ट मीटर की। अब आप देखिए गलती हुई, अब सीखिए कि हाँ सर, एक टांग इंडक्टर पर, एक टांग कैपेसिटर पर, तो क्या नापेगा, वो नापेगा VL माइनस VC। फिर एक बात और सिखाई थी, रेजोनेंस कभी रेजोनेंस के नाम से आएगा ही नहीं। अब क्या ये रेजोनेंस है क्या, कैसे पता चला, एक्सएल बराबर एक्सएल और एक्सी रेजोनेंस है, इससे ऊपर वाला भी रेजोनेंस है, VL बराबर VC। अब देखिए, अगर रेजोनेंस हो गया तो सवाल तो बहुत आसान हो गया। पहले ये वाला देखें, V बराबर IZ, सर जेड नहीं सर, R, क्यों, रेजो। बता वोल्टेज कितना है, वोल्टेज बता, 240, रेजिस्टेंस बता, रेजिस्टेंस बता, 30, आई
8 और वोल्ट मीटर की रीडिंग 0। 1 मिनट से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। लग रहा है मतलब हम गलत सोच रहे हैं। डायरेक्ट देखा एक्सएल और एक्सी रेजोनेंस। ऊपर वाला सवाल देखिए, वीएल बराबर दोनों 400 वोल्ट है, रेजोनेंस में एक बार में ओम्स लगाइए, वी बराबर आई जेड, और याद रखिए रेजोनेंस में जेड कितना हो जाता है, आर। यही सिखाना था हमें सवालों के माध्यम से। आइए आगे चलिए। 15वां बढ़िया सवाल, 14वां बढ़िया सवाल। 13 हुआ क्या? 12 में करेक्शन बता दिया, 11 क्लास नोट का सवाल है। 10वां भी हमारे कुछ बच्चे गलत करे और उनकी वाजिब गलती थी, और उन्होंने फिर सीखा कि नहीं सर अब मैं और सीख गया सर। मैंने कहा भाई एवरेज वैल्यू 0, कि सर 0 तो मैं सोच पा रहा था, पर सर मैंने देखा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पर सर ये तो रह ही गया ना सर। तो हमेशा एक साइकिल देखा जाता है, ये प्रश्न से ही समझ में आता है। नहीं तो आप भाई कितने देखोगे, एसी तो अपने आप को रिपीट करता है, ये यही थोड़ी ना खत्म हो रहा है, ले भाई ये तो चलता ही जाएगा, ये तो चलता ही जाएगा। प्रश्न से ही तो कमी आती है समझ में। अच्छा, एक साइकिल बस, आगे का कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा एक साइकिल की बात की जाती है। उसके बाद तो एसी का स्वभाव है, वो तो अपने आप को क्या करेगी, रिपीट। एक साइकिल देखिए, अब ये बात दिमाग में आ गई तो आपको, आप हमेशा खुश रहोगे। अब आप मॉड्यूल करोगे, उसमें ऐसा है एआईपीएमटी के सवाल में। अब इसमें आरएमएस पूछा है, और यार मैं कहां तक लूं, एक साइकिल यहां खत्म हो गई। इसके बाद तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट। ऐसी बातें सीखी हैं बच्चों ने, और इसी से नंबर लाए 180 में से 180, सीख सीख कर कि हाँ अच्छा ये बात, अब अगली बार ध्यान रखूंगा कि हमेशा एसी की बात कितने की जाती है, एक साइकिल। और होशियारी देखिए, बच्चों से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला सर मैंने तो आरएमएस निकाला ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं निकाला भाई? सर ऑप्शन में 0 आ रहा था, मैंने आरएमएस निकाला ही नहीं। मैं बोल क्यों रहा है? सर आपको बता रहा हूं कि आरएमएस तो मैंने निकाला ही नहीं, टिक करेगा डायरेक्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन में एवरेज वैल्यू क्या थी, 0। क्या बात समझ आ रही है? तो ये होशियारी है। बाकी आरएमएस मैंने क्लास नोट से निकलवा रखी है इसकी, वी नॉट। 9th हुआ क्या? 9th रेस का सवाल है, खूब बार बता रखा है, आईआईटी का क्वेश्चन है, एक बार और समझ लो और सुन लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मजबूती से आना चाहिए तब मजा है। वहां लिख लो आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है। देखो पहले मैग्नेट का बिहेवियर बताओ, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा करती है? ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये निकल जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, अभी भी लाइंस ऑफ फोर्स तो पैदा करेगी। आराम से सीखिए, अंतिम मौका फिर समझने का। मैग्नेट आई और निकल गई, क्या मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर बदलेगा क्या? नहीं। अब सुनिए मजा आएगा। जब ये पास आ रही होगी, अच्छे शब्द बोलो, जब ये पास आ रही होगी तो कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लाइंस इससे कनेक्ट होंगी, फ्लक्स बढ़ेगा। तो लेंज कहेगा क्या पैदा करो, अपोज। ये देखिए उल्टा। और जब ये दूर जा रही होगी तो ये कहेगा कि मुझे फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाओ, तो ये इसी डायरेक्शन में लाइंस को क्या करेगा, पैदा। इसका मतलब कॉइल की जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बदल गई, ईएमएफ की डायरेक्शन बदल गई। बताइए किस में बदल रही है? सेकंड में। ऐसा कर्व आएगा ये कोई नहीं बता सकता, आप सिर्फ ये बता सकते हैं जो उसकी पोलरिटी है वो क्या होगी, बदलेगी, और वो किसमें सही बताई गई है, सेकंड में। बस, क्या बात समझ में आ रही है? 100% कंसेप्चुअल सवाल है, रेस का है और आईआईटी में रिपीट हुआ हुआ 2004 का क्वेश्चन। आठवां हुआ क्या? 8वां 2 कॉइल है। अब बच्चों के इसमें आंसर भी आ गए, पर वो कह रहे हैं अरे सर टेबल पे रखी हुई हैं, फिर कैसे अट्रैक्ट हो जाएंगी? वो तो सिर्फ कहने का मतलब है, कॉइल का मतलब है इस तरह से बनाया जाता है, वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोल डेवलप वैसे ही होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन वैसे ही होता है, तो आप उससे मत परेशान होइए।
कि मेज पे रखी गई है, वो ऐसे हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। बात ठीक है? चलो अब एक बार फिर समझते हैं। किसी एक में करंट बनाओ, चलो एक में करंट बनाओ, इसकी फील्ड बताओ, सभी सभी सोचो, फिर मौका है, फिर मौका है, सीधा हाथ। करंट ऊपर और पीछे नीचे, इधर आएगी। बताइए किसकी फील्ड है? एक एक ही फील्ड। अब बताइए करंट बढ़ रही है कम हो रही है? अच्छा शब्द बोलो, करंट बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी, लेंज आएंगे, बढ़ रहा है तो अपोजिट पैदा करो। लाल इधर है तो ये कहां इंड्यूस करेगा? अपोजिट। इतनी मेहनत ताकि 2 महीने बाद भी समझ में आए। ये कॉइल बी की इंड्यूस फील्ड है, ग्रीन पेन से दिखाई गई है, ये कॉइल बी है, ताकि बढ़िया समझ में आए। अब बताइए क्या होगा, अट्रैक्ट या रिपेल? पोल्स डेवलप करो, पोल्स, लाइंस बाहर आ रही हैं, नॉर्थ, अंदर जा रही हैं साउथ, अंदर जा रही हैं साउथ, बाहर आ रही हैं साउथ साउथ, खत्म। कौन सा अपोजिट करंट चल रहा है? हाँ अपोजिट जा नहीं रहा है, अपोजिट तो इसके कारण आएगा। हाँ और क्या, बिल्कुल, कारण तो वही है, इसमें अपोजिट फ्लो हो नहीं रहा, इसमें अपोजिट आएगा ड्यू टू इस ग्रीन फील्ड लाइंस। तो ओरिजिन करंट नहीं है, ओरिजिन तो क्या है, लेंज लॉ। लेंज लॉ पहले क्या करेगा, इसका अपोज करने के लिए फील्ड लाइन डेवलप करेगा, और उस फील्ड लाइन को डेवलप करने के लिए उसको करंट को फ्लो करना पड़ेगा। सही। अब आप ये याद कर लोगे कि हमेशा कॉइल क्या करती है, रिपेल। सेमी मेजर टेस्ट में आपके फिर मजे लेंगे, इसमें कर देंगे करंट को डिक्रीज, तो बताइए अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिक्रीज होगी तो फील्ड लाइंस इधर नहीं इधर होगी, आप उसको भी याद कर लोगे। फिर मेजर टेस्ट में आएगा करंट रिमेन कांस्टेंट। इसलिए रटने की कोशिश मत करिए, जहां आप रटेंगे वही गड्ढा है। इसलिए लॉजिकल करो ना, 1 मिनट में होता है। क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट हो गई तो ये कुछ नाटकबाजी ही नहीं होगी, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। क्लियर है? बढ़िया प्रश्न। हाँ सही बात, सही बात। वो एक फॉर्म लेके पिटीशन लिखनी पड़ेगी, वो तो बात तो सही है तेरी, मैं सहमत हूं, पर एग्जामिनर की सोच ही है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, इसलिए पहले तो बोल दिया, फिर इसलिए बोला था वो ऐसे रखी गई हो, ऐसे रखी गई हो, ऐसे रखी, ताकि ये तू सवाल नहीं पूछे, तूने फिर भी पूछ लिया। जबकि पता है सवाल स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था, तुमने सुना था कि ये सिर्फ परेशान करने के लिए होता है, ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना। इतना सुनने के बाद ही तूने सवाल पूछ लिया, क्या गजब बात है। लैंग्वेज ऐसी है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर अंडरस्टैंडिंग इसकी है। हम ऐसा सोचते हैं सर वो टेबल पे ऐसे रखी गई है तो भी होगा, कारण पता है क्या है, कारण क्या है, ये आपको लग रहा है ऐसी फील्ड लाइंस, पर पता है क्या, जब कोई ऐसी होगी ना भाई, तो फील्ड लाइन पता है कैसे होगी, यहां से निकल के घूम के वापिस यहाँ आएगी ना, यहां से निकलेगी घूम के वापिस यहाँ आएगी, तो ये जो निकल के वापिस आ रही है ना, यहाँ दूसरी है। बात समझ रहे बात को क्या? हाँ यही है तरीका। हाँ सही। वापिस बताऊं, फिर समझ नहीं, तेरी बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, काफी सालों से बच्चे ये पूछते हैं, उनको समझा के वापस बता देते हैं। नहीं जेन्युइन डाउट है, हमें तो पता नहीं, इतने साल से हमें तो ये पता है कहाँ कहाँ डाउट आने वाला है, कहाँ बच्चा पूछता है। तो लॉजिक यही है, हम क्या, हमने हमेशा ऐसे डायग्राम बनाए और फिर लाइन ऐसी बनाई है, जबकि ऐसी होती नहीं है। आपको पता है ये क्या बनेगी, ये क्लोज होंगी ना भाई। अब सुन, कॉइल रखी है ऐसी, फिर लाइन कैसी बनेगी, बीच में से निकल के घूमकर वापिस यहाँ आएंगी, और यहाँ कौन रखा गया है, दूसरी। ये लाइन इसमें से गुजरेगी ना, गुजरेगी तो ये क्या करेगा, इसका अपोजिट करेगा, और जैसी अपोज करेगा
क्योंकि आपको पता है क्या लग रहा है, सर नॉर्थ साउथ तो ऐसे बनेंगे, अट्रैक्ट कैसे करेंगे? फिर पता है नॉर्थ साउथ नहीं बनेंगे, वो करंट करंट क्या करेगी, अट्रैक्ट या रिपेल। बताऊं, करके सिखाऊं आपको? दो कड़े, दो कड़े देखो, दूसरा दो, एक और, एक ला, आजा ऊपर आजा, देखो हम हमेशा ऐसे बनाते हैं क्योंकि ये समझाने का सबसे आसान तरीका होता है। आप क्या कह रहे हो कि कॉइल ऐसी, भैया ऐसी कह रहे हो, कुछ और सोच पा रहे, इससे भी गलत, यही सोच पा रहे, ठीक है चलो ऊपर करना है। अब देखो ये ऐसे, ठीक है। अब फील्ड लाइंस कैसी पैदा हो रही है जरा सोचिए, इसमें कहीं ना कहीं तो आप करंट मानोगे। मान लो आपने ऐसी मानी, फील्ड लाइंस ऊपर, तो ऊपर क्यों जा रही है, ऊपर निकलकर घूमकर ऐसे आ रही है, ऊपर से निकलकर घूमकर ऐसी आ रही होगी, तो इससे निकलकर घूम के आएंगी तो इससे लिंक होंगी या नहीं होंगी, होंगी। अब मान लो ये करंट आ रही है ऐसे बाहर, कहां जा रही है, बाहर, इसमें पता कहां आएगी, अंदर। पूछो क्यों अंदर क्यों आएगी, तभी तो उसको अपोज करेगी। अब सोचो ये दो कॉइल पास पास में है और करंट कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट, और अपोजिट करंट क्या करती हैं, रिपेल, इसलिए कॉइल कहां जाएंगी। क्या बात समझ में आ रही है, ये थॉट है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा, दूसरे ले भैया भी पूछ, हाँ भाई समझ में आ गया, अब अभी भी डाउट है क्या, अरे पूछ ले, क्योंकि अभी पता है अपने मन में क्या आ रहा है कि सर इसमें नॉर्थ साउथ तो बन तो जाएंगे पर वो अटैक रिपेल कैसे करेंगे, वो नॉर्थ साउथ से अटैक रिपेल नहीं करेंगे, किससे करेंगे, करंट्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। सही डाउट था इसका, बिल्कुल जेन्युइन, अभी उस बैच में भी पूछा था। एट्थ, सेवेंथ, सेवेंथ हो गया, सेवेंथ, जो बड़ा लूप होगा वो जीतेगा, रिवीजन का फायदा है। छठा, पांचवा, फोर्थ, फोर्थ, अच्छा फोर्थ तो वही है, लिख लो, नहीं फोर्थ नहीं है, कौन सा फिफ्थ है, वो एल आई स्क्वायर आंसर है, ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड कमला, थर्ड कमला है, ईएमआई का लास्ट एग्जांपल, वो बाइसाइकिल चला रही है और मैक्सिमम एफ एनबीए ओमेगा। 12 सेकंड, सेकंड हो गया कि एल इफेक्टिव, और फर्स्ट फेराडे लॉ। अब आप पता क्या फंडे आने चाहिए, अगर हम सही फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखकर आपको सबसे पहला स्टेप होता है सही क्लिक करना। देखो मैं आपको बताता हूं, 9-10 सवाल का एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर हम ये क्लिक नहीं कर रहे हैं, और मेहनत करिए, सीरियसनेस और बढ़ाइए, रात की आधे घंटे 1 घंटे की नींद को कम करिए। अगर आप इस लेवल पे नहीं पहुंच रहे हैं, देखो मैं कैसे बताता हूं। जैसे आपने पहला पढ़ा, फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है, फ्लक्स आएगा, ईएमएफ आएगा, फैराडे लॉ, ई बराबर डेल फाइ बाय डेल टी, ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा, रॉड गिर रही है, रिंग गिर रही है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बी एल बी, एल नहीं, एल इफेक्टिव। तीसरा, एसी जनरेटर का मैक्सिमम एन बी ए ओमेगा। चौथा सवाल, करंट 2 एम्पियर से -2 हो गई, ईएमएफ आ गया, टाइम आ गया, ई बराबर एल डी आई बाय डी टी। पांचवा, वर्क डन टू एस्टेब्लिश अ करंट, तो सिखाई दिया, वर्क डन बाय बैटरी, एल आई स्क्वायर या हाफ एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर। छठा, हाफ ऑफ पहुंचना, हाफ लाइफ एएसपी सर 0.693 एल बाई आर। छोटा लूप बड़ा लूप, किसको जिताओगे, बड़ा लूप। आठवां सवाल, लेंज लॉ, ये स्ट्राइक करता है रिवीजन से। कॉन्सेप्ट ईएमआई के 10 हैं, आपको भी आते हैं, हमें भी आते हैं, उस बैच को भी आते हैं। अब कौन बच्चा जीतने वाला है, वो जीतेगा जिसको बार बार रिवीजन है, उसको पढ़ते याद आना चाहिए। हाफ, हाफ में 0.693, नहीं तो किताबी सॉल्यूशन पता है क्या, ये है किताबी सॉल्यूशन, ये है करंट मैक्सिमम की हाफ, फिर वो इधर ले जाके सॉल्व करेगा, एंटी लॉग लेगा, तब जाके आंसर आएगा 0.693 एल बाय आर।
अब आपको याद है 5-6 बार आपने कर रखा है। हाँ, हाफ करंट तक पहुंचने समय 0.693 L/R, L di/dt डायरेक्ट लगता है। इसमें मैक्सिमम ईएमएफ बड़े लूप को जो आएगा उसको हिसाब से फॉलो करना है। तो ये आपका समय बचाएगा, समय बचाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब लड़ाई स्पीड की है, एक्यूरेसी की है, कॉन्सेप्ट की लड़ाई नहीं है। आप सबके पास अब बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पास एक जैसे आ गए। आरएमएस कैसे निकालते हैं, पीक कैसे निकालते हैं, वर्क एंड थ्योरम कब लगती है, एफएक्स का जो एरिया है वो वर्क डन देता है, स्लोप क्या देता है, सबके पास बेसिक फंडे सही आ गए। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी, और वो आएगी बार बार रिवीजन से। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, जितना रिवीजन करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अब देख लीजिए 1 से 17 कौन सा बताना है। 1 से 17 ऑल डन है क्या? चलिए क्लास नोट्स खोलिए, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लिखें, आज घर जाके कहना मानना, और जो जो सवाल गलत हुए हैं ना उनको वापस से अच्छे से तसल्ली से कर लेना। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, करता हूं भाई। देखो अब कर दिया वापस फोकस। लिखें, पावर इन एसी सर्किट। कोई होमवर्क दिया था क्या शनिवार को? चलो ठीक है, आज फिर होमवर्क ज्यादा मिलेगा भाई, 3 दिन मजे करें हमने। पावर इन एसी सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, सबसे फेमस टॉपिक है एलसीआर सर्किट के बाद। बहुत अच्छे से पढ़ना, खूब सवाल हैं इस पर, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को लॉजिकल। लिखें, अच्छा पावर का किसी को फॉर्मूला याद है, ट्रांसफॉर्मर में यूज किया था? बताओ, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, बस यही चलेगा हमेशा। एक 150 से ज्यादा, 3 3 6 9 4 12 13, 160, 170, एक कितने आए, 171, एक छोड़ा है, एक गलत हुआ है। ये करेक्शन वाला काउंट कर लिया? अच्छा फिर आधे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लिखें, पावर, लिखिए, इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, 5-7 मिनट में मजा आ जाएगा, टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इजी गोइंग। ईएमएफ की क्वेश्चन बताइए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, सभी को बताए। करंट की बताइए, आई बराबर साइन ओमेगा टी, क्या लिखूं, 0 लिख दूंगा तो आर 90, सब कवर हो जाए ऐसा कर देता हूं, +-5। क्या सब कवर हो गए क्या? सोच कैसे, प्योर आर, प्योर आर होगा तो 0 डिग्री, ये तो रटे होने चाहिए, इधर उधर क्या देख रहे हो इसमें। प्योर एल है नहीं +90, प्योर सी -90, और रेजोनेंस, रेजोनेंस के समय बताओ 0, याद है? At resonance, the phase difference between voltage and current becomes 0 because XL बराबर XC। ये तो मस्ट है, हमेशा याद होने चाहिए। अब मुझे चाहिए पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। पावर का कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदल सकता, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ो, ट्रांसफॉर्मर पढ़ो, यहां पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। सर यार नाम इंस्टेंटेनियस क्यों आ गया, खुद बताइए। क्योंकि ई और आई खुद टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, इसलिए क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। ई और आई पुट करो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, पर ये तो इंस्टेंटेनियस है, मेरी रुचि है एवरेज है।
एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल। सर एवरेज का कॉन्सेप्ट एक बार सिखा दो ना, आओ फिर सीख लो। 5, 7 और 9 का एवरेज बोलो, पहला स्टेप, पहला स्टेप। इसी को वापस बोलो, ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना। यहां बताओ तो, अगर ऐसी इक्वेशन होती तो पहला स्टेप जोड़ना, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। दूसरा बताओ डिवाइड। पूरा हमने इसी से पढ़ा है, तो यहां लगाने में क्या शर्म है। हाँ सर क्या चाहिए, एवरेज। सर एवरेज मतलब जोड़ना, सर जोड़ा ओवर अ फुल साइकिल 0 से टी। सर किसका एवरेज चाहिए सर, करंट का, माइनर का, पावर का, किसका। ये पावर का एक्सप्रेशन लिखा, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। सर डीटी और चिपका दूं क्या, क्यों डीटी क्यों चिपका, टाइम का फंक्शन है। ऐड फिर डिवाइड। आप इसको रटने बैठोगे आप परेशान हो जाओगे। मैंने आपको जब एवरेज करंट पढ़ाया था तब भी ये सिखाया था, आज भी ये सिखा रहा हूं कि एवरेज को हमेशा यही बोलो, जोड़ो और डिवाइड करो, जोड़ो डिवाइड करो। आज भी अपने शब्दों पर बना हुआ हूं, जोड़ो डिवाइड करो। बोलो हाँ है क्या। इसको सॉल्व करोगे साइन ए प्लस बी का लगाकर, कोई ऐसी जबरदस्त मैथ्स नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। ऑन सॉल्विंग एवरेज पावर का एक्सप्रेशन आता है ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू कॉस फाइव। ई नॉट बाय रूट टू को क्या बोल सकते हैं, ई आर एम एस। आई नॉट बाय रूट टू को इनटू कॉस फाइव। लिखना चालू करिए, आज इस पर ही 1 घंटा बिताना है। पावर ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। आराम से लिखिए और इस पर बढ़िया क्वेश्चन सीख के जाइए, बहुत पूछा जाता है पेपर में। एवरेज पावर ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। बीच की कोई मैथ्स काम की नहीं है, ऊपर से लेके अंत तक। फिर भी एक बार आइडिया लगना चाहिए, इसलिए सिखाते हैं वोल्टेज, करंट, मल्टीप्लीकेशन, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। काम का तो यही है, ई आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। पर डायरेक्ट लिखने में क्या फिर फिजिक्स की फील नहीं आती, तो बेसिक से चलना पड़ता है कि हम एसी पढ़ रहे हैं, एसी में ईएमएफ क्या होता है, करंट क्या होता है, पावर। कभी भी किसी भी टॉपिक में पढ़िए, पावर हमेशा यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। अब जो 4 फेमस सर्किट हैं उसमें तो जरूर निकाल के बताइए। जैसे प्योर आर में, तो प्योर आर में 5 0 पावर निकाल के बताइए। प्योर एल में बताइए, प्योर सी में बताइए। समय, अब हम परीक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सिर्फ एक ही काम करना है, सीरियसनेस, कमिटमेंट, डेडिकेशन बढ़ाना है। बाकी आप सब जानते हैं क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, सब बातें सब पता है। केवल कमिटमेंट बढ़ाइए, झलकना चाहिए कि हाँ सर मैं डेडिकेट हूं अपने नीट के एग्जाम के लिए। समय को
जहां खराब हो रहा है उसको पहचानिए, उसको कम करिए, अवॉइड करिए। सब संभव है, ऐसा नहीं है कि हम बिना मोबाइल नहीं रह सकते। बिल्कुल 90 मिनट पढ़ने बैठे, मोबाइल पहले देख लो 10 मिनट, फिर 90 मिनट की सिटिंग में मोबाइल मत देखो। 90 मिनट की एक साथ सिटिंग दो। होमवर्क रोज मेंटेन करो। बैकलॉग की अभी चिंता मत करो, बैकलॉग का समय मिलेगा जब एलएन की क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद भी 1.5 से 2.25 महीने मिलते हैं। क्योंकि अभी मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, सिलेबस इतना नहीं बचा है, आपको भी पता है। हद से हद 1.5 महीना और, क्योंकि अब आईओसी में, फिजिकल आईओसी में ज्यादा बचा नहीं है। अब फिजिक्स चलेगी, ज्यादा फिजिक्स चलेगी, फिजिक्स भी अपने फटाफट फटाफट होने लग जाएगी। तो उसके बाद भी मेरे पास 1.5 महीने पूरे बचेंगे, 2 महीने बचेंगे। तो बैकलॉग की चिंता नहीं, अभी सिर्फ एक टारगेट रखिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरा घर पे तैयार होना चाहिए। बताइए रजिस्टिव में कितनी आ रही है एवरेज पावर? cos 01 ERMS IRMS। इसमें कितनी? 0। ये 2 बार केवल यही सवाल आ गया। इंडक्टर में एवरेज पावर ओवर अ फुल साइकिल 0, यही पूछ लिया। कैपेसिटर में एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर अ फुल साइकिल 0। इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर पावर को खर्च ही नहीं करते। केवल पावर को खर्च करने वाला कौन है? रेजिस्टेंस। ये अपने आप में पेपर का क्वेश्चन है, केवल थ्योरेटिकल। इंडक्टर और कैपेसिटर एक पूरे कंप्लीट साइकिल में पावर को डिसिपेट नहीं करते। तेज बोलिए, क्या बता दूं? ये बताऊं? ये अच्छा, कुछ और पूछना था? बोलना। अरे प्लस माइनस बताऊं? प्लस का मतलब ये होता है, हम हमेशा ई के लिए बात करते हैं। प्लस का मतलब है ई लीड करना है, माइनस का मतलब है ई लैग करना है। तो हम याद करते हैं ना, प्योर सी में याद करिए, ई क्या कर रहा है? लैग। तो हमेशा मैंने आपको आदत भी डलवाई है किसके रेस्पेक्ट में बोलने के लिए? ई के रेस्पेक्ट में। तो अगर +90 है, इसका क्या मतलब है? ई लीड। -90 मतलब ई लैग। क्लियर है? चलो, आंसर आ रहा है क्या? अब नीचे लिखिए, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है ई आर एम एस IRMS cos फाई। पता है ये टर्म, अब इसलिए शांत हो जाओ, बोर्ड पर आओ। ये टर्म, इस टर्म को बोलते हैं बच्चों पावर फैक्टर। क्योंकि यही टर्म है जो इसको अलग बनाती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला तो था E इंटू आई, जबकि ये फैक्टर है जिस पर पावर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर। तो याद रखें, पावर फैक्टर डायरेक्ट पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला भी आप याद करेंगे, R/Z होता है। पर अभी पहली बात याद रखें कि cos फाई को बोलते क्या है? पावर फैक्टर। अब इसके पावर फैक्टर के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, वो देखते हैं। चलो, अब सारा खेल है फेजर का। सही फेजर पता होगा ना, कभी समस्या नहीं आनी। इसलिए फेजर में परफेक्शन लाइए। बोर्ड पे देखिए ध्यान से और गंभीरता से समझिए। सबसे पहले किसको बनाते हैं? आई। इसके पीछे भी लॉजिक है, साइंस लॉजिक से चलती है। पता आई क्यों बनाया? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। कल ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलूंगा।
सिलेबस में नहीं है, पर एक हमने रेस में डाल रखा है ऐसा। RLC तीनों किसमें बताइए? पैरेलल। पता है यहां जब स्टार्ट करूंगा तो पहले बनाऊंगा V, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। रटिए मत, कॉन्सेप्ट से खेलना सीखिए। क्यों सबसे पहले आई बनाया जाता है? क्योंकि सीरीज में आई सेम रहता है। जब ये पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा एक को, तो बताऊंगा सबसे पहले क्या बनाओगे? V, क्योंकि ये सब किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। अब चलिए साथ साथ बोलिए, पहला कौन? R में साथ साथ, L में वोल्टेज आगे, C में पीछे। और जैसे आगे पीछे बनाया, दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सर अभी आप यहाँ 3 केस की चर्चा करोगे। पहला, VL बड़ा हो, दूसरा VC बड़ा हो, तीसरा दोनों बराबर हो। और दोनों बराबर हैं तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके। सर डायग्राम देख के हमें तो ये भी समझ में आ रहा है कि आप पक्का पक्का VL बड़ा बोलोगे VC से, क्योंकि आपने VL की लंबाई ज्यादा बनाई है। तो बताओ नेट कहां बचेगा? ऊपर VL माइनस ये कौन? V। ये V क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज। नेट वोल्टेज यही तो है, और यही तो अल्टीमेटली VR, VL और VC में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी अंदाज आपको पता है, VR स्क्वायर VL माइनस VC का। इतनी टर्म्स के साथ खेलोगे ना, तब अपनापन लगेगा। हाँ सर, VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, V नेट सोर्स वोल्टेज, जितना आपने सप्लाई लगाई है। मैं आपको बोलता हूं 240 वोल्ट की सप्लाई लगाई है, तो ये V है, यही तो 240 वोल्ट है, और यही अल्टीमेटली इन तीनों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हेलो, बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते। अब मुझे चाहिए cos फाई। cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपो। सोच के बताइए, ट्राइंगल में बेस कौन? ट्राइंगल में बेस कौन? VR अपॉन हाइपो V। ओम्स लॉ, VR की जगह IR, V की जगह IZ। ओम्स लॉ वगैरह तो जीवन ही नहीं है। 5 मिनट और खर्च करना बढ़िया है, फिर सीखो और अपने आप को मजबूत करो। सर इसमें ओम्स लॉ V बराबर IR, इसमें IXL, इसमें 10 बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। तुम्हें पता है ना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसके बगैर सवाल हिलेगा ही नहीं, ये तो हमेशा आना चाहिए। और सर्किट में अगर 2 या 3 एलिमेंट आ गए, IZ। अब देख, VR IR, V IZ, I से I कटा। ये तुम्हारा मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला R/Z, बिल्कुल याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम पर आपसे भी होशियार है, हमसे भी होशियार है, उसको पता है R/Z बच्चा रटता है। 3-4 बार तो इस पे फॉर्मूला आया, एक बार इस पे आ गया, VR/V। उसने VR दिया, VL दिया, VC दिया। VL VC से क्या V आ जाएगा क्या? हाँ, कैसे? VR स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये रट्टाबाजी। R/Z से आपके 5-6 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सवाल नीट का था, उसने RZ नहीं दिया, क्या दे दिया? वोल्टेज। तो आपको अगर ये बेसिक क्लियर है तो आप वोल्टेज में भी भाग सकते हो कि हाँ भाई सर cos फाई। अब उल्टा भी सोच सकते हैं, उल्टा कभी पेपर में सोचना बचे। cos फाई R/Z, अब वोल्टेज बनाना है, I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड, IR VR IZ। लो साहब, बन गया। तो दिमाग को बढ़िया क्लियर रखिए, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस R और Z, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज VR/, लिखने की कोशिश करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ में परफेक्शन लाइए, वो बनाए आप भी लिखिए। जितना बढ़िया ओम्स लॉ आएगा ना, उतना ज्यादा मजेदार चैप्टर चलेगा।
आज 30-35 सवाल करके लाने हैं ईमानदारी से, वापस नए जोश से मंडे से फिर से जुट जाएं और अगले महीने का एम रखिए। हम लास्ट वाले वीक पढ़ते हैं उसमें मजा नहीं है, 3 वीक उसी मोमेंटम से पढ़िए। बैक पोर्शन माइनर में लिखा हुआ है, ईएमआई दे रहे हैं इस बार पूरा का पूरा वापस, ताकि ईएमआई और मजबूत हो, क्योंकि पहली बार आया ईएमआई, एक बार और, ताकि ईएमआई और अच्छा हो। अभी 2 दिन में तैयार करके रख लो वापस। रिवीजन में क्या करना है, एनसीईआरटी करो पहले, सॉल्व एग्जाम्पल, बिगनर बॉक्स करो, इनको अच्छे से तैयार करो, क्लास नोट्स करो। बढ़े तो cos फाई का फॉर्मूला बोल लीजिए 2-3 बार, गप्पे से तो बढ़िया फॉर्मूला बोलिए, cos फाई आर बाय जेड, पावर फैक्टर आर बाय जेड, ये तो है रेजिस्टेंस और जेड की टर्म में, और ये किसकी टर्म में, वी आर और वी की टर्म में। 2 छोटे सवाल यहां लिख के रख लो, उससे आइडिया रहेगा कि अच्छा कब कौन सा लगाना है, 2 लिख के रख लो यहां। क्वेश्चन लिखा रहता है तो फॉर्मूला याद करने में और मन लगता है कि हाँ क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। आजू बाजू दोनों क्वेश्चन है, ये देखिए पहचानिए, ये ओम में है तो यहां क्या लगाना चाहिए, आर बाय जेड। ये किस में है, वोल्टेज, वोल्टेज में है, तो बताइए यहां क्या लगेगा, वी आर बाय, अब वी और जेड के फॉर्मूले लिखिए। रिलेटिवली ईएमआई से भी आसान चैप्टर है, आप करेंगे, आपने पढ़ा है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको लग भी रहा है ईएमआई से ज्यादा आसान है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं 8-10, वो 10 आपको टिप्स पर याद हैं, खटाखट सवाल बनेंगे। बढ़े आगे दोनों का, बोलिए पहले का, आर बाय जेड, जेड का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर 8, 8 एक्सएल माइनस एक्सी 31 माइनस 25 6, 8/10, 0.8 आ रहा है भाई, पावर फैक्टर। दूसरे का cos फाई वी आर बाय वी, वी का फॉर्मूला
वी आर स्क्वायर प्लस पी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। इसको स्टार लगाइए। ये इकलौता सवाल है ऐसा पूरे मॉड्यूल में नीट का जिसमें वी आर बाई वी लगता है, बाकी सभी में आर बाई जेड से ही काम चल जाता है। स्क्वायर रूट में ही आएगा आंसर। इसमें कितना आ रहा है? वी आर 30, 30 का स्क्वायर 80 माइनस 30 50, 30 900 प्लस 2500, 900 प्लस 2500 कितना हो गया? 3400। तो 10 बाहर ले लो, 30 बाई रूट 34 आएगा। अच्छा ये तो हटा ही गया ना, 330 अब हटेगा 3 बटा रूट 34। क्लियर है? अब कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, कैलकुलेशन का खेल है सारा। अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको जिसमें 5-6 पार्ट हैं और उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लिखिए, बराबर आ जाइए फटाफट। बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है और खूब बातें सीखने को मिलेंगी इसमें। लिखें, इन एन एसी सर्किट, in an AC circuit, the equation of voltage and current is given as अब देखो पहली गलती, जल्दबाजी में वो मिली एम्पियर नहीं दिखता। ऐसा 2 बार हो चुका है क्वेश्चंस में, रिपीट में नीट में बच्चा गलत कर आता है। मिली एम्पियर है मतलब इसको 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखिए, फाइन। पहला पार्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current, phase difference between voltage and current। दूसरा, impedance, resistance and reactance of the circuit। वापस, impedance, resistance and reactance of the circuit। अब ये रिएक्टेंस क्या होता है सर? एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव होता है। सर ये केवल रिएक्टेंस है, इसका मतलब होता है एक्सएल माइनस एक्सी। ये रेड लाइन से ऊपर लिखिए। सर ये क्या, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं? हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे। कारण बताइए। कारण छुपा हुआ है फेजर में, क्योंकि वीएल और वीसी हमेशा अपोजिट होते। तो अब नई बात सीखिए। एक होता है, आपसे कहा जाए इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, नेट रिएक्टेंस एक्सएल माइनस एक्स। तीसरा पार्ट लिखिए, पावर फैक्टर। चौथा लिखिए, पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट। पांचवा लिखिए, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स। कि सर्किट में क्या क्या है, आर है, एल है, सी है, कॉम्बिनेशन है। आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स।
इंपॉर्टेंट लगाइए, ये मस्त सवाल है, इससे आपके 12-13 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक क्वेश्चन से। तो इसको पूरा मन से 10 मिनट समझ लो, आनंद आ जाएगा। स्टार लगा के रखो, रिवीजन, ये रिवीजन वाले सवाल हैं, इनको करना ही करना चाहिए। अब सबसे पहले देखो, ये आपको ऐसे आज खूब सवाल मिलेंगे, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन दे रखी होगी खूब, तो इनको बढ़िया समझ के चलो। सबसे पहले इसको किससे कंपेयर करोगे, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको I बराबर आई नॉट साइन। अब आपको ये पता चल गया, ये क्या कहलाती हैं, पीक वैल्यू। और आपको याद भी हो गया होगा, इक्वेशन से कंपेयर करने पर हमेशा पीक ही आती है। बता ई नॉट कितना, 100, आई नॉट बता 100 नहीं, 100 मिली एम्पियर, पहली गलती। बोलो ये क्लियर हुआ। फिर फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, वही तरीका, ई का फेज माइनस आई का फेज। हाँ, एक नजर ये भी डाल लेनी चाहिए, दोनों साइन होने जरूरी है। एक नजर यहां भी डाल लेनी चाहिए, दोनों साइन का होना जरूरी। अगर कॉस हो तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। बोल ई का फेज बोलो, ई का फेज बोलो 100 पाई टी प्लस आई का फेज 100 पाई टी, कितना, पाई बाई 3। पावर का फॉर्मूला बोलिए, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ई आर एम एस को खोलो, ई नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 कॉस फाइव। ई नॉट 100, आई नॉट 100 मिली एम्पियर, कॉस फाइव 60। ये प्रोफाइल 8 बार है इस तरह के, 8 बार। ई और आई दे रखा होगा, पावर पूछेगा, ई और आई दे रखा होगा, पावर पूछेगा। तो आपको कंपेयर करके ई नॉट आई नॉट फेज डिफरेंस और उसके बाद पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल, केवल पावर पूछने की, बाकी पार्ट नहीं बता रहा मैं आपको, पहले पावर पे अटैक कर रहा हूं। बताइए कितना आंसर, 1 2 3 10, √2 2 cos 60 2.5 करो। पहले कौन सा कर दिया मैंने डायरेक्ट, ए बी सी नहीं, डी है क्या है, डी कर दिया। और अगर पावर फैक्टर पूछे वो भी बता सकते हो, पावर फैक्टर बताओ क्या होता है, cos 5। cos 5 मतलब 5 डायरेक्ट ही दे रखा है, cos 60, cos 60 करिए। ये सबसे फेमस पावर निकालने का सवाल, और आप घर जाके खुद एक्सरसाइज 2 में आज देखना, एक्सरसाइज 2 के आज खूब सारे क्वेश्चन देने वाला हूं कि सर यही सवाल कितनी बार आ गया, इतना बेसिक सा, पावर लगाओ ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, इतनी बार पूछा गया। बना क्या, फेज डिफरेंस ए पार्ट भी सॉल्व हो गया है, ए भी सॉल्व हो गया, ये डी का आंसर आ गया। अब बताओ क्या करें, करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में कहां से बढ़े, कहां से बढ़े, उसने पूछा है आर बी बताओ
जेड भी बताओ और नेट रिएक्टेंस भी बताओ, तीनों ही गायब हैं। और आप तीनों निकाल सकते हो अगर आपको सटीक फॉर्मूले याद है। देखो पहले लगाओ कॉस फाई, क्या होता है आर बाय जेड। कॉस फाई पता है कितना, हाफ, या फाई पता है जो बोलो, आर नहीं पता, जेड, सर जेड भी गायब है। जेड निकाल सकते हो होशियारी से, सोचो ओम्स लॉ, कुछ नहीं क्लिक करे तो ओम्स लॉ सबसे बढ़िया, वी बराबर आई जेड। सर पीक लगाओ या आरएमएस, सीखो आज, ये कंफ्यूजन हटाओ। सर आरएमएस लिखते हैं या पीक लिखते हैं, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों तरफ एक जैसा लिखो। वी नॉट 100, आई नॉट 100, जेड नहीं पता, बताइए जेड कितना आएगा, एक। कितना बढ़िया सवाल है। पहले ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, अब कॉस फाई लगाना पड़ेगा, फिर टेन फाई लगाना पड़ेगा, सब कुछ लग जाएगा एक सवाल में। ये आ गया जेड। अब सोचो कॉस फाई, कॉस फाई तो आर आएगा बच्चों 500 ओम। अब अटकेंगे एक्स में, तो टेन फाई भी याद है आपको, याद करो, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। एक्सएल माइनस एक्सी इसको ही बोलते हैं नेट रिएक्टेंस। आर की वैल्यू आपके पास है 500, तो नेट रिएक्टेंस 500√3। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बस सटीक फॉर्मूला क्लिक कर जाए, और वो क्लिक करेगा प्रैक्टिस से, और काफी आपको याद भी हो रहे हैं धीरे धीरे। टेन फाई आपको याद है, कॉस फाई प्रैक्टिस करोगे आर बाई जेड याद हो जाएगा, ओम्स लॉ वी बराबर आई जेड। बनी बात। और क्या पूछा है, सारे हो गए क्या? ये दमदार है, आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स। जितना आपने 5 दिन में पढ़ा है ना, सबका कंक्लूजन है। आपसे पूछा गया सर्किट में क्या है, आर है, एल है, सी है, कॉम्बिनेशन है। अब सुनना, आनंद आएगा, सुनना। सर्किट में पावर डिसिपेट हो रही है, इसका मतलब आर का होना मस्ट है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर की औकात नहीं है पावर डिसिपेट करने की, उनकी एवरेज पावर 0, पर सर्किट में पावर डिसिपेट हो रही है, इसका मतलब आर तो होना जरूरी है। दूसरा सुनिएगा पंच जबरदस्त, सर ई आगे है, देखो ई में आ रहा है प्लस, आंसर है प्लस, मतलब कौन आगे, ई आगे, और आगे किसमें होता है, एल में। सर्किट में एल का होना भी मस्ट है। क्या आशीष सर कैपेसिटर हो सकता है क्या, आंसर है हाँ हो सकता है, बट उसकी वैल्यू छोटी ही होगी, क्योंकि डोमिनेट तो किसको रहना पड़ेगा, इंडक्टर को। इंडक्टर डोमिनेट होगा बच्चों, तभी तो वोल्टेज आगे चलेगा, और वोल्टेज आगे चलेगा ये इक्वेशन से देख के पता चल रहा है। आंसर प्लस आ रहा है, प्लस मतलब बड़ा कौन, ई बड़ा, ई आगे। तो आपसे पूछा जाए मस्ट, तो मस्ट होगा आर और एल। सर वापस कारण बताइए, आराम से सुनिए। आर का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर्किट में पावर डिसिपेट हो रही है, और अकेला आर ही ऐसा है जो पावर को डिसिपेट करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर की पावर डिसिपेशन 0, तो आर का होना जरूरी है। एल का कारण बताइए, एल, ई आगे दिख रहा है, और ई आगे केवल तभी संभव है जब सर्किट में क्या हो, एल। ये तो हो गए मस्ट। अब आर्ग्यूमेंट आता है, क्या सर सी हो सकता है क्या, हो सकता है, पर उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्सेल से तो कमी होगी, क्योंकि जीतना किसको है, एक्सेल को जीतना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट का नेचर कैसा रहना चाहिए, इंडक्टिव।
दमदार लास्ट वाला पार्ट। ये पूरा एसी आप मान के चलो समराइज हो गया। कॉन्सेप्ट गिनो कितने लग गए। ई का फेज, आई का फेज, पावर का फॉर्मूला, पावर फैक्टर, ओम्स लॉ, टेन फाई, आर और एल सी की चर्चा। इन सवाल को करो आप रफ पन्ने पर सोच समझ के, आपको सारी बातें एक साथ दिखेंगी। पूरा सवाल नहीं आएगा पेपर में, बट ऑब्वियस है ये 8-9 सवाल का मिक्सचर है। करने से सब बनता है। करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपका खुद का मन करेगा सर और अच्छा क्वेश्चन करेंगे सर, और बढ़िया चीजें फटाफट बन रही हैं। खुद का मन करता है सॉल्व एग्जाम्पल करें, बिगनर बॉक्स करें, एनसीईआरटी करो। चलो अगला क्वेश्चन, आगे बराबर आगे, वापस लास्ट एक बार और। आर का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर्किट पावर डिसिपेट कर रहा है। इंडक्टर कैपेसिटर का पावर डिसिपेशन 0। दूसरा, एल का होना क्यों मस्ट है? क्योंकि वोल्टेज आगे है और आगे होने के लिए सर्किट में इंडक्टर का होना जरूरी है। ये तो हो गया मस्ट। कैपेसिटर, कैपेसिटर हो भी सकता है, हो भी सकता है, पर अगर होगा भी सही पर वो वीक होगा, क्योंकि एक्सेल को तो फिर भी जीतना ही है। हाँ या ना? चलिए अगला लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। होमवर्क भी लिख लें यहीं कॉपी में ही और आज ही कर लें। मॉड्यूल लिखें, एक्सरसाइज 2 एसी, पहला, दूसरा, सारे दे रहा हूं, जो पहले भी दे चुका हूं वो भी लिखा रहा हूं ताकि सारे हो जाएं एक साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, ये सारे एक्सरसाइज 2 के हैं। एक्सरसाइज 1 लिखिए, 3 दिन ज्यादा करना है होमवर्क। 75, 73, 72, 71, 70, 69, 67, 66, 64, 62, 60, 59, 58। क्लियर? इसमें से मोस्टली पावर के हैं जितने नए सवाल हैं। एक्सरसाइज 2 के कुछ पुराने भी दे दिए ताकि नए हो तो आप उनको कर लीजिएगा। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है पर ये 3 बार पेपर में आ चुका है, सिर्फ फॉर्मूले से खेलना है। चलो देखो, पावर का फॉर्मूला ERMS IRMS cos फाई, देखते जाइएगा क्योंकि अभी हमें 2 क्वेश्चन इस पर करने हैं। ERMS IRMS cos फाई, बोलो याद हो गया क्या? एक बार बोल लो, पी एवरेज, ERMS IRMS cos फाई। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आपको करंट नहीं दिखी तो करंट को हटाने का तरीका ओम्स लॉ, बोलो V बराबर आई जेड, V E बोल रहे हैं, आई जेड, तो IRMS हटा सकते हो क्या? बोलो कितना? ERMS बाय जेड। ठीक है रख देते हैं, ERMS की जगह ERMS, IRMS की जगह ERMS बाय जेड। कॉस फाई हटा सकते हो, पावर फैक्टर R बाय जेड। क्लियर? और आगे सॉल्व करो, E और E स्क्वायर इंटू R, जेड और जेड, क्या जेड हटा सकते हो क्या? हाँ सर, जेड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, तो बताओ क्या आ जाएगा? E स्क्वायर R, जेड का स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या एक्सएल हटा सकते हो क्या? ओमेगा एल एक्सी। तो बताइए एवरेज पावर का फॉर्मूला ई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का। याद नहीं करना है, एआईपीएमटी में तो फॉर्मूला ही पूछा गया था डायरेक्ट, पर इतना याद करने का कोई मतलब नहीं है। आपको प्रोसेस आना चाहिए, पेपर में प्रोसेस करेंगे ज्यादा बेहतर है। ये ऊट पटांग फॉर्मूला याद करने का कोई फायदा नहीं है। पर आप देखिए एग्जाम में कितना होशियार था 2009 में जिसने क्वेश्चन डिजाइन किया। एक ही सवाल में 6 बातें पूछनी, एक ही सवाल में आप देखिए, और न्यूमेरिकल भी नहीं। देखो काउंट करो, न्यूमेरिकल भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा। पावर का फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ओम्स लॉ V बराबर आई जेड, पावर फैक्टर कॉस फाइव आर बाई जेड, इंफिडेंस जेड का फॉर्मूला, एक्सएल ओमेगा एल, एक्सी 1/ओमेगा। एक ही सवाल में 6 बातें पूछनी, और न्यूमेरिकल भी नहीं है, सारे ऑप्शन ऐसे थे, आप देखना घर जाकर। तो इनको याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा इस पर कंफर्म रहिए, पावर टीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाइव, इसको याद करने का कोई फायदा नहीं। लिख ले, लिखा हो रहेगा तो फॉर्मूले को देख के डरोगे नहीं कि हाँ कन्वर्ट किया जा सकता है, पर याद रखना कोई फायदेमंद नहीं है। कैपेसिटर भी मस्ट होना चाहिए, नहीं विशाल कैपेसिटर मस्ट नहीं होगा बेटा, इंडक्टर का मस्ट होना जरूरी है। 30-60 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 90 तब आते हैं जब प्योर एल होता है। आरएल है तभी तो आंसर 0 से 90 के बीच में आया है 60, और +60 है, इसका मतलब है इंडक्टर होना मस्ट है। कैपेसिटर बेटा में भी होगा, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो वीक रहा होगा एक्सी की वैल्यू, क्योंकि डोमिनेट तो मुझे किसको करवाना है, इंडक्टर को। देखो विशेष, मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है बेटा, करंट लीड नहीं है, वोल्टेज लीड है। देखो +60 आ रहा है। चलिए फॉर्मूले क्वेश्चन से न्यूमेरिकल से याद होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल भरपूर करिए। अब में से कई बच्चों को 6 के 6 याद भी होंगे, आप देखो कई तो कितनी बार हमने लिख लिए, एक्सएल एक्सी ओम्स लॉ जेड। आज पढ़े हैं पावर और पावर फैक्टर, और जब इसके आप 20 न्यूमेरिकल कर लोगे आपको ये भी बढ़िया याद हो जाएगा पावर फैक्टर। हम्म
अब ये दोनों क्वेश्चन के पेपर के आए हुए सवाल हैं। सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन है अवॉइड बोथ द क्वेश्चंस। क्यों सर, कठिन ज्यादा है क्या? बात कठिन की नहीं है, बात फॉर्मूला बेस है। सब दे रखा है, देखो। ई चाहिए, आर चाहिए, ओमेगा चाहिए, एल चाहिए, सी चाहिए, सब है। एल है, सी है, आर है, ओमेगा भी आ जाएगा। पर कैलकुलेशन कितनी भयंकर है आप सोचो। ओमेगा कितना है? 340। कितना नहीं है, गंदा है। 340। सोचो आप, 340 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? एल से। फिर 1 में 340 का डिवाइड भी करना है, और सब्ट्रैक्ट करके फिर क्या करना है? होल स्क्वायर, और उसका फिर वापस डिवाइड। इतने सवाल में समय में तो 5 सवाल 6 सवाल बायो के सॉल्व हो जाएंगे। तो नहीं, लॉजिकल है। हम क्या समझते हैं, हम ऐसा समझते हैं यार मेरा थर्मो बहुत बढ़िया हुआ है सर, एसएचएम बहुत बढ़िया है सर, मैंने खूब मेहनत करी है। सवाल कैसे गलत हो सकता है? सवाल कठिन नहीं है। 100% फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, पर इतनी लेंदी कैलकुलेशन है जो आपका समय भी खर्च करेगी और आपका मोमेंटम भी खराब कर देगी। आप परेशान हो जाओगे 4-5 मिनट में। इससे बढ़िया होता है इनको पहले राउंड में क्या करिए, अवॉइड। हम सोचते हैं मेरा फिजिक्स अच्छा होगा तो नंबर अच्छा आएंगे, केमिस्ट्री अच्छा होगा। नहीं भाई, ये तो बहुत बाद में आती हैं। इनके ऊपर के पॉइंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ये बातें पता होनी चाहिए कि जिद नहीं होनी चाहिए। हम क्या होता है, जिद कर लेते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इसमें तो मैंने बहुत मेहनत करी है सर, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा सवाल। होता है कई बार, हमने इतने बच्चों से बात करते हैं, बच्चे हमें बताते हैं सर लग रहा था सर हो जाएगा सर, मैं इसलिए फंसा रहा। भाई छोड़ना बेहतर है, छोड़ना बेहतर है। और इसको कब करिए? राउंड 1 के बाद करिए, जब आपके पास समय बच गया, वो आपने ओवर भर ली, फिर आप प्रैक्टिस कर ली। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप उलझो, पर सिर्फ क्या लंबी है कैलकुलेशन। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखना। और 2 बार आया, दोनों बार उसने एनसीईआरटी से कॉपी किया है सवाल, बिल्कुल एज सच एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला ई स्क्वायर आर, आर स्क्वायर प्लस। अच्छा मजे की बात तो क्या है, अभी तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हो, जबकि यहां तक आने में पहले ये 6 स्टेप और हैं। अभी तो आप डायरेक्ट चुरा रहे हो, उसमें वैल्यू रखने में हमें जान निकल रही है। पर एग्जाम में तो पहले आपको यहां से खींच कर यहां तक आना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए ताकि आपको मजा आ जाए। बताइए ई नॉट कितना? ई नॉट, ई नॉट 10, पर वहां चाहिए क्या? ई आर एम एस, तो क्या होगा बोलिए? 10/√2। आर, आर कितना? 40। आर स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ओमेगा एल, ओमेगा 340, एल 20, 1/ओमेगा 340, सी 50 का होल स्क्वायर। ओरिजिनल सवाल है पेपर के, छोड़ना बेहतर है। हाँ, इसको अगर आसान वैल्यू कन्वर्ट करता, 100 रेडियन, 1 माइक्रो, 10 ओम, 20 ओम, तब हम आपको मना नहीं करते। तो हमें बैक ऑफ माइंड ये बातों को भी सीखना चाहिए कि हमें 4 क्वेश्चन छोड़ने पड़े वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसकी वजह से हम जो समय बच रहा है वो हम कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। कठिन कहाँ है, केवल वैल्यू तो पुट करिए, केवल वैल्यू पुट करिए। कैलकुलेशन कठिन, करके देख लेते हैं एक बार, चलो। नहीं मैं नहीं करूंगा, करना तो आपको, तो आंसर रहता हुआ है, आपको करनी है। अच्छा दोनों है, अच्छा एक बार नहीं किया उसने, ऐसा कितनी बार किया है? 2 बार। जान पहचान करनी है, हाँ। चलो, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। होमवर्क मैंने आपको लिखा दिया है, आप ये रात को बैठ के करिएगा। नींद नहीं आ रही हो तो बढ़िया नींद आ जाएगी आपको, है ना? तो इसको करके रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। अब एक लेक्चर का बचा है, मुझे पढ़ाना है क्वालिटी फैक्टर और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लूंगा पहले ईएम वेव्स, क्योंकि ईएम वेव छोटा चैप्टर है, तो क्या कि मॉड्यूल पूरा सॉल्व हो जाएगा, खत्म। पहले ईएम वेव्स को लेंगे, फिर आएंगे करंट कैपेसिटर। सही, बिल्कुल। मैंने आपको कभी मना किया? फिर
आपको कह तो रहे हैं आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, कह रहे हैं लिख लो आप आईओसी का पूरा। चलिए धन्यवाद।